हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट नंबर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे, मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन, बहुत ही लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन था एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी था। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ मटेरियल बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके मटेरियल बॉडी कितने टाइप्स के होते हैं एंड हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप्स होते हैं, एक तो आपका रिजिड बॉडी, दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है, उसी के साथ हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, एंड अगेन हमें देखने को मिला था ये जो डिफॉर्मेबल बॉडी है उसका भी दो टाइप है, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, हम लोगों ने बेहतर तरीके से डिस्कस किया था। एंड आखिर में डिस्कस किया था डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, इसका रोल क्या है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो सभी टॉपिक क्या है दोस्तों, इस पूरे चैप्टर का बेस कंसेप्ट है। ठीक है, एंड बेस कंसेप्ट आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर करना होगा, तभी जाके आप ये पूरे चैप्टर को ठीक से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ एलास्टिसिटी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलास्टिसिटी। तो ये एलास्टिसिटी क्या होता है, तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे इलास्टिक बॉडी। आप सभी को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होता है, इलास्टिक बॉडी वो सभी बॉडी है जो कि आपका डिफॉर्म होने के बाद अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे तो वो अपने आप अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगा। ठीक है, उस तरह के बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार देखे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक बॉडी जिसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों, ये वाला है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं फोर्स एंड इस फोर्स का नाम क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, ये हो गया आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। ये फोर्स लगाने से इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, इसका काम ही होता है डिफॉर्म करना, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करना, इसलिए इसका नाम हो गया है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। तो डिफॉर्मेशन आने के बाद क्या होता है, डिफॉर्मेशन में चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये वाला बॉडी क्या हो गया, कुछ इस तरह का था, डिफॉर्म होने के बाद ऐसा हो गया है। ठीक है, तो जब हम लोग इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है, जब हम लोग इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे तो ये वाला जो बॉडी जो इलास्टिक है, ठीक है, वो क्या करेगा कि ये जो डिफॉर्म्ड इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये रेड वाला, ये अपने आप अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आएगा। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, इसके पीछे रीज़न है बॉडी का एक गुण, मैटर का एक गुण, मैटर का एक प्रॉपर्टी। ओके, जिस प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो इतना तो आपको पहले से ही क्लियर है क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्चू, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्चू of which the body tends to regain its original configuration after the removal of deforming force. Configuration after the removal of deforming force, ठीक है, is called elasticity। ठीक है, elasticity। एंड जो बॉडी होगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस बॉडी को हम लोग जानते हैं इलास्टिक बॉडी के नाम से। ठीक है, एंड द बॉडी itself
इज कॉल्ड elastic body, ठीक है, elastic body। ओके, तो डेफिनेशन फटाफट से लिख लीजिए। डेफिनेशन में क्या कहा गया है? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ठीक है, ओरिजिनल कन्फिगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड elasticity एंड द बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड elastic बॉडी, ठीक है। तो elasticity क्या है? elasticity एक गुण है किसी भी मैटर का, किसी भी बॉडी का एक गुण है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अपने आप, ठीक है, अपने आप अपना ओरिजिनल कन्फिगरेशन को पा लेता है, ठीक है, जब हम लोग उसमें से जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको हटा देते हैं। जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे तो बॉडी अपने आप क्या करेगा, इस गुण के वजह से अपने आप अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन को गेन कर लेगा, एंड इसी प्रॉपर्टी का नाम है elasticity। चलो इससे आगे और डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको इसका डेफिनेशन याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा elasticity। तो अभी क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? elasticity को और भी elasticity से जुड़े हुए जितने भी आपका टर्म्स है, ठीक है, ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू elasticity, सभी टर्म्स को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। खास करके आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेन क्या होता है एंड स्ट्रेस क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया elasticity का डेफिनेशन। अभी हम लोग सीखेंगे स्ट्रेन के बारे में। सबसे पहले तो हेडिंग लगाइए, टर्म्स रिलेटेड टू elasticity। Some terms related to elasticity, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म जो है दोस्तों उसको सीखेंगे हम लोग, दैट इज़ स्ट्रेन। व्हाट इज़ स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या होता है? देखो, स्ट्रेन क्या होता है हम लोग वैसे भी जानते हैं, जब हम लोग किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या आता है दोस्तों? डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है। तो कितना डिफॉर्मेशन आता है उसको हम लोग समझते हैं स्ट्रेन से, ठीक है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रेन से, ठीक है। बात समझ में आया? देखो, ये मटेरियल बॉडी है, कोई भी मटेरियल बॉडी है, इसमें हम लोगों ने क्या लगाए हैं? फोर्स लगाए हैं, दैट इज़ डिफॉर्मिंग फोर्स F, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इस मटेरियल बॉडी का जो शेप है, ओरिजिनल कन्फिगरेशन है, वो ऐसा चेंज हो गया है। तो कितना चेंज हुआ है? ओवर द ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल कन्फिगरेशन से कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, कितना चेंज हुआ है, वो हम लोग कैसे निकालते हैं? स्ट्रेन से, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या है दोस्तों? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ क्या? ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन अपन द ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ठीक है। चलो इसका डेफिनेशन फटाफट से लिखिए। स्ट्रेन इज द रेशियो of change in configuration over original configuration, ठीक है। तो ओरिजिनल कन्फिगरेशन पे कितना कन्फिगरेशन चेंज हुआ है, चेंज कितना हुआ है ओरिजिनल कन्फिगरेशन पे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कन्फिगरेशन अपन ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ठीक है। तो स्ट्रेन को हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल ई से लिखते हैं स्ट्रेन, ठीक है। चेंज इन कन्फिगरेशन, अब देखो अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? डीवी लिखेंगे, डेल्टा वी, एंड ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? वी है, ठीक है। अगर आपका क्या आता है? लेंथ में चेंज आता है तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा एल लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर लेंथ में चेंज आता है दैट इज़ डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर आपका क्या था? शेप में चेंज आता है
तो हम लोग उसको भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन ओवर ओरिजिनल कन्फिगरेशन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम लोग स्ट्रेन का यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या होगा स्ट्रेन का? ऐसा यूनिट क्या होगा स्ट्रेन का? एंड डायमेंशन क्या होगा? इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन? देखो चेंज इन कन्फिगरेशन, अगर हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ में कितना चेंज हुआ है? मान लेते हैं डेल्टा एल, ठीक है। एंड ओरिजिनल लेंथ हमारा क्या है? एल है। तो ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर ये वाला क्या है दोस्तों? चेंज इन लेंथ, ठीक है। ये भी लेंथ है एंड नीचे भी क्या है? ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों ही अगर लेंथ होगा तो फिर क्या होगा? इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, ठीक है। इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ये जस्ट अ रेशियो, इट इज़ जस्ट अ रेशियो, इट इज़ जस्ट अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। एंड डायमेंशन, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन क्या रहेगा इसका? एल बाई एल। अगर बात करेंगे लेंथ के बारे में, चेंज इन लेंथ, इसका डायमेंशन है एल, इसका डायमेंशन है एल, तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा दोस्तों? इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चलो ये तो हो गया स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या हुआ? ओरिजिनल कन्फिगरेशन पे कितना चेंज हुआ है वही है स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। चलो बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में। कितने टाइप ऑफ स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रेन कितने होते हैं ये भी समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट करना होगा, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। चलो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन? तो सबसे पहला टाइप है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, ओके। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोले तो क्या दोस्तों? जब लेंथ में चेंज आएगा किसी भी मैटर का, किसी भी मटेरियल बॉडी का, जब लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है, जब हम लोग उसको स्ट्रेन में लिखेंगे तो वो वाला स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मान लेते हैं ये वाला रॉड हमारा क्या है? एक रॉड है जिसका ओरिजिनल लेंथ है एल, ठीक है, ओके। एंड इसमें हम लोगों ने क्या लगाए दोस्तों? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, ओके। इस तरह से हम लोगों ने दोनों तरफ से इसको खींचने लगे, तो ये क्या होगा? ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज बोले तो क्या दोस्तों? इंक्रीज बोले तो डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं इतना डिफॉर्म हुआ है, तो ये क्या है? डेल्टा एल, इसको डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा एल, ठीक है। इतना चेंज हुआ है, ठीक है ना, इतना चेंज हुआ है। तो इसको जब हम लोग ऐसे लिखेंगे स्ट्रेन के आकार में, चेंज इन कन्फिगरेशन कितना हुआ है? डेल्टा एल हुआ है, ठीक है। एंड नीचे क्या है? ओरिजिनल लेंथ, ओके। तो ये होगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चलो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं लिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आपके एग्ज़ाम में डेफिनेशन बहुत आते हैं, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत बार डेफिनेशन आता है, बहुत सारी चीज़ों के डेफिनेशन आता है। तो मैं इसलिए सारे टॉपिक के, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है सबका मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखाता हूँ, एंड सबका यूनिट एंड डायमेंशन भी मैं आपको लिखाता हूँ। आप थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा। मैं शुरू से सभी टॉपिक का डेफिनेशन लिखाते आ रहा हूँ, एंड सभी का ऐसा यूनिट, उसके साथ साथ डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके याद रखिएगा तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं सभी का आपको डेफिनेशन मोटा मोटी याद रखना है आपको, ओके। एंड उसी के साथ उसका एसआई यूनिट एंड डायमेंशन भी याद रखना है। चलो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है दोस्तों? इफ़ देयर इज ए चेंज इन लेंथ, ठीक है, इफ़ देयर इज ए चेंज इन लेंथ अलोन ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स देन स्ट्रेन इन द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अगर बॉडी में क्या आता है? चेंज इन लेंथ आता है। इफ़ देयर इज अ
देयर इज अ चेंज इन लेंथ एलोन, ठीक है, सिर्फ लेंथ का चेंज हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे एलोन वर्ड लिखा। इफ देयर इज अ चेंज इन लेंथ एलोन ड्यू टू, अच्छा लेंथ के बाद आप इन द बॉडी भी लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। एलोन ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स applied on the body, ठीक है। if there is a change in length alone due to deforming force applied on the body, then the strain is called longitudinal strain, ठीक है। चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ, ठीक है, ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो आगे की क्लास में मैं जब भी आपको कहूँगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो आपको एक बार में समझ लेना है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। बात समझ में आया, क्योंकि हम लोग आगे इन सभी टॉपिक को, ठीक है, ये सभी टर्म्स को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोले तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ है, मान लेते हैं डेल्टा एल हुआ है एंड ओरिजिनल लेंथ है आपका क्या, एल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई, इसको अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल है इसलिए हम लोग यहाँ पे एल लिख देते हैं, कोई बात नहीं, एंड इसको लिखेंगे डेल्टा एल अपन एल, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो यहाँ पे डायमेंशन यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अभी दूसरे टाइप पे चले आते हैं। दूसरा टाइप क्या है दोस्तों, दूसरा टाइप है आपका, ठीक है, दूसरा टाइप है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्या है, दूसरा टाइप, टाइप 2, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखो अभी वॉल्यूमेट्रिक की बात आ रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। इफ़ देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, ओके, देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलो इसको, इफ़ देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स देन स्ट्रेन इन द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखिए, इफ़ there is change in volume due to deforming force, if there is change in volume due to deforming force, then strain in the body is called volumetric strain, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके। बस आपको इतना याद रखना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है। अगर बॉडी में, किसी भी बॉडी में वॉल्यूम का चेंज होता है तो फिर उस बॉडी में जो स्ट्रेन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, अपन क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम अपन क्या होगा दोस्तों, ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रेन बोले तो क्या, चेंज इन कन्फिगरेशन अपन ओरिजिनल कन्फिगरेशन, तो यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम की बात हम लोग कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम मान लेते हैं डेल्टा वी हुआ है एंड ओरिजिनल वॉल्यूम है वी, तो यहाँ पे ई वी इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा वी अपन वी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, सो राइट डाउन द डेफिनेशन here from here. If there is a change in volume due to deforming force, then strain in the body is called volumetric strain, and volumetric strain का फॉर्मूला है volumetric strain is equal to change in volume अपन ओरिजिनल वॉल्यूम EV इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V। ओके, एंड इसका भी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रेन है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं थर्ड टाइप पे, दैट इज शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, दैट इज क्या, थर्ड टाइप क्या है, शियरिंग स्ट्रेन। ओके, तो ये 3 टाइप है टोटल स्ट्रेन का। ये तीनों टाइप को हम लोग आगे और भी डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं सीखा है। ठीक है, ये तीनों टाइप ऑफ स्ट्रेन के लिए 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, वो तीनों टाइप को हमें समझना होगा जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। चलो थर्ड टाइप दैट इज आपका शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा चीज़ है, अभी इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है। ओके, ठीक है ना, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा बॉडी। ठीक है, एंड इस बॉडी में अगर कोई भी फोर्स किसी भी सरफेस का टेंजेंशियल लगेगा, ठीक है, एकदम सरफेस का टेंजेंशियल बोले तो कैसे समझाऊं आपको। देखो ये हमारे पास जो किताब है इसका ये सरफेस है। ठीक है, अभी इस सरफेस को एकदम घिस के जाएगा, इस तरह का फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। तो इस तरह का फोर्स अगर यहाँ पे अप्लाई होगा, शेयर फोर्स अगर यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसके शेप में चेंज आएगा। ठीक है, इसके शेप में चेंज आएगा। तो शेप कैसा बन जाएगा, कुछ शेप जो है दोस्तों वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है ना, शेप इस तरह का बन जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा इस बॉडी में, उस स्ट्रेन को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी में शेप का चेंज आता है, ठीक है, शेप का चेंज आता है, तब उस बॉडी में जो स्ट्रेन होता है उसी स्ट्रेन को हम लोग कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन को अभी हम लोग डिफाइन करते हैं। इफ़ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस ए चेंज इन द शेप। चलो इसको समझ लिए हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन को लिखते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन इसका थोड़ा सा चेंज होगा। इफ़ द डिफॉर्मिंग फोर्स produces change in the shape of the body। ठीक है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी के शेप में चेंज करेगा, ठीक है, जब बॉडी के शेप में चेंज करेगा विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, ठीक है, सिर्फ शेप को चेंज करेगा, नॉट द वॉल्यूम को बस जैसा है वॉल्यूम वैसा ही रहेगा, सिर्फ शेप को चेंज करेगा, तब क्या होगा, द स्ट्रेन इन द बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। then the strain in the body is called शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, चलो फॉर्मूला भी लिखते हैं, एंड इसको एक और अलग से डेफिनेशन से भी इसको डिफाइन करा जा सकता है शेयरिंग स्ट्रेन, उसको भी हम लोग देखेंगे। शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, चेंज इन लेंथ ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन द लेंथ ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑफ द बॉडी अपन क्या होगा दोस्तों, नीचे क्या लिखेंगे,
ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखने वाला है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे लिखेंगे थिकनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, थिकनेस ऑफ द बॉडी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हम लोगों ने क्या बात किए थे, लेंथ की बारे में बात की जो कि सिंपल था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम लोगों ने वॉल्यूम की बात किए थे, वो भी सिंपल था। एंड यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है। चेंज इन द लेंथ ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी अपन क्या है, थिकनेस ऑफ द बॉडी। चलो इसको मैं फॉर्मूला को यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे फॉर्मूला होता है। अच्छा, ब्लैक से मैं ओरिजिनल शेप को दिखा रहा हूँ। ये हमारा ओरिजिनल शेप है, इसका थिकनेस मान लेते हैं, ये है थिकनेस, दैट इज़ डी, ठीक है, थिकनेस मान लेते हैं डी। ये वाला कितना है, डी है, ओके। एंड डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होने के बाद ये शेप कुछ इस तरह सा हो गया है, ठीक है। तो देखो शेप कुछ इस तरह सा हो गया है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये ऊपर सबसे अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है। यहाँ पे लिखा गया है चेंज इन लेंथ ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी, तो ये अपर मोस्ट लेयर है। तो अपर मोस्ट लेयर में देखो यहाँ पे चेंज कहाँ तक हुआ है, ये वाला पॉइंट यहाँ तक गया है, दैट इज़ मान लेते हैं डेल्टा डी, ओके। तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा दोस्तों, ई एस, दैट इज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा डी अपन टी, ओके। ये होगा इसका फॉर्मूला, याद रखिएगा, ठीक है, फॉर्मूला भी याद रखिएगा। इसका भी कोई यूनिट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यूनिट याद नहीं रखना होगा आपको, डायमेंशन भी याद नहीं रखना होगा, बहुत हल्का हो गया है, ठीक है, आपके लिए बहुत खुशी का बात है ये। चलो अभी इसका जो दूसरा डेफिनेशन है उसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। चलो उसका डेफिनेशन भी लिखते हैं। अगर आपको ये वाला डेफिनेशन पसंद नहीं आया है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, आप वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको पहले इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा डेफिनेशन भी देखेंगे। दूसरा डेफिनेशन क्या है, दूसरा डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन इज ऑल्सो known as the ratio of displacement of a surface under a tangential force to the perpendicular distance of the displaced surface from the fixed surface। मतलब ये वाला डेफिनेशन और भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन ही बेहतर है। चलो इस डेफिनेशन को अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं लिखा देता हूँ। शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग strain is also known as the ratio, ठीक है, as the ratio। थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैं स्लो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयरिंग स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है आपको, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस अंडर अ टेंजेंशियल फोर्स, ऑफ द सरफेस अंडर अ टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। चलो अंडर अ टेंजेंशियल फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, to the perpendicular distance of the displaced surface of the displaced surface from the fixed surface, ठीक है, from the fixed surface, fixed surface, ठीक है, ओके, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन अगर आपको पसंद आए तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये आपका चॉइस है। मैंने दो डेफिनेशन आपको लिखाए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मन है भाई, आपका एग्ज़ाम है ठीक है।
तो चलो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, शेयरिंग स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज द रेशियो। तो ये एक रेशियो है ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस, ठीक है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस अंडर अ टेंजेंशियल फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड सरफेस फ्रॉम द फिक्स सरफेस, ठीक है। अब इसको मैं पूरा समझाता हूँ आपको, बिल्कुल यहाँ पे एकदम जगह थोड़ा सा है तो यहाँ पे हम लोग करते हैं। चलो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। ये ओरिजिनल बॉडी है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग टेंजेंशियल बोले तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे जो कि होगा टेंजेंशियल नेचर का, ठीक है, जो कि एकदम घिसके जाएगा सरफेस के साथ। कौन सा सरफेस, अपर मोस्ट सरफेस, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है, अपर मोस्ट सरफेस है, ये क्या होगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा, ठीक है। ये इधर डिस्प्लेस्ड हो गया, डिस्प्लेस बोले तो खिसक गया, ओके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कहा गया है इज़ द रेशियो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे रेशियो, ठीक है। इधर होगा ई शेयरिंग, ई बोले तो स्ट्रेन, एस बोले तो शेयरिंग। चलो शेयरिंग हम लोगों ने लिखा, तो यहाँ पर बोला है इज़ अ रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो ये जो अपर मोस्ट सरफेस है ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना खिसका है दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस ले लीजिए या फिर ये वाला डिस्टेंस ले लीजिए। तो हम लोग ये वाला डिस्टेंस लेंगे, दैट इज़ द सॉरी, ये हम लोग इसको लेते हैं, अच्छा डेल्टा एक्स लेते हैं, कोई बात नहीं है, डेल्टा एक्स लेते हैं इसको। तो ये कितना खिसका है, डेल्टा एक्स खिसका है, ठीक है, इतना डिस्टेंस खिसका है, इतना डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एंड टू द क्या है, टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस सरफेस फ्रॉम द फिक्स सरफेस। तो ये अपर मोस्ट जो सरफेस है ये डिस्प्लेस हुआ है एंड ये फिक्स है। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, इसको अगर हम लोग h या फिर d मान लेते हैं, ठीक है, इसका जो हाइट है वही होगा इसका, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो अपर मोस्ट लेयर है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ भाग सकता है या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ भाग सकता है। ऐसा अगर होता है तो हम लोगों को कौन सा डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दैट इज़ d। तो इस सरफेस से इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो हमें लेना है, ठीक है। अगर सेम रहता है लेवल तो फिर कोई बात नहीं, ये वाला ले लेंगे। अगर लेवल थोड़ा सा नीचे या फिर ऊपर जाता है तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो ई एस इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, ई एस इजिकल टू होगा डेल्टा एक्स अपन डी। चलो खाली में हम लोगों ने इतना लंबा लाइन खींचा है, बस इतना होगा, इतना छोटा सा फॉर्मूला है, खाली पीली ज़्यादा सोचने का नहीं, ठीक है। चलो ये हो गया क्या, शेयरिंग स्ट्रेन। बात समझ में आया। हम लोगों ने अभी क्या किया है दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किए हैं स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन के कितने टाइप होते हैं। स्ट्रेन के 3 टाइप हम लोगों ने देखे हैं। पहला तो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड तीसरा हम लोगों ने देखे हैं शेयरिंग स्ट्रेन। अभी आपको सारी चीज़ें अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से लाइक मारिए। चलो देखो अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्ट्रेस के बारे में, लेकिन उससे पहले छोटा सा 2 नोट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 छोटे से नोट लिख लेते हैं। चलो लिखो नोट। नोट क्या नोट है, ग्लास इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जी फॉर ग्लास, ग्लास इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। ये बात कितना सही है दोस्तों, ये बात सही लिखा या फिर गलत लिखा, थोड़ा सा सोचिए। इलास्टिक कौन ज़्यादा होगा, ग्लास इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, ये बात सही है कि नहीं। ग्लास ज़्यादा इलास्टिक होगा या फिर रबर ज़्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि हम लोग तो रबर को पहचानते हैं ना, ग्लास को भी पहचानते हैं। रबर को अगर खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा एंड छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, वो वापस अपने जगह पे चला आएगा। लेकिन ग्लास को अगर हम लोग खींचते हैं तो वो खिंचा ही नहीं जाएगा, वो लंबा ही नहीं होगा। ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे ऐसे हम लोग एक ग्लास का टुकड़ा लेंगे, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग लेते हैं गर्डर, बोले तो रबर, ठीक है, ये रबर है। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों तरफ से ऐसे खींचा था, मतलब ये हम लोगों ने क्या अप्लाई किया था, डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ पे भी अगर ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये तो खिंच जाएगा, ये तो खिंच जाएगा ना, ये लंबा हो जाएगा। लंबा होने के बाद मतलब डिफॉर्म हो जाएगा, एंड जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, ये दोनों फोर्स को हटा देंगे, तो वो वापस अपने जगह पे चला आएगा। लेकिन ग्लास के केस में तो ऐसा नहीं होता है। ग्लास के केस में अगर ऐसे खींचेंगे तो ये लंबा तो नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खींचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है। मैंने तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया, ग्लास इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, एंड ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आपको डिसाइड करना है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये वाला ज़्यादा इलास्टिक होगा या फिर रबर ज़्यादा इलास्टिक होगा। चलो बताइए, फटाफट से बताइए। चलो आपने सोच लिया है तो अभी मैं आंसर भी देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। ग्लास रबर से ज़्यादा इलास्टिक है। अब क्यों इलास्टिक है आप ये पूछेंगे, ये क्यों इलास्टिक हुआ? तो देखो इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, इसके पीछे रीज़न है आपका, देखो जब हम लोग ग्लास में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम लोग ग्लास पे फोर्स अप्लाई करते हैं, पर यूनिट एरिया में हम लोग जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो स्ट्रेन होगा, ठीक है, वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, स्ट्रेन बोले तो डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होगा, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ग्लास ज़्यादा इलास्टिक है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का कारण भी लिखते हैं, बिकॉज व्हेन वी अप्लाई same amount of deforming force per unit area of glass, the strain produced in the glass is very small than rubber, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे रबर है, तो इसको भी हम लोग जो फोर्स देंगे, इसको भी सेम फोर्स देंगे, तो डिफॉर्मेशन किसका कम होगा, स्ट्रेन किसका कम होगा दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ये डिफॉर्म ही नहीं होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन इसका लेंथ हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा कर सकते हैं, मतलब डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, बोले तो इसका स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा, एंड जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा आता है, ठीक है, ओके, तो उसको हम लोग लेस इलास्टिक कहेंगे। अगर ऐसे आपको दे दिया जाए कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसे कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेन होगा, इसमें कम स्ट्रेन होगा, एंड आपको पूछा जाएगा कि इलास्टिसिटी किसका सबसे ज़्यादा है, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें स्ट्रेन कम होगा, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन स्ट्रेन बहुत कम होगा, वो होगा आपका आंसर, कि उसमें ही ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा, ठीक है। चलो तो इतना था डिस्कस करने का, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। एंड क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा सवाल है दोस्तों, बहुत बार लोग बच्चे जो है गलती करते हैं इसको, ठीक है, रबर को ज़्यादा इलास्टिक, क्योंकि रबर क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है, तो सभी लोग रबर को ही आंसर चूज़ करके आते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है या फिर रबर ज़्यादा इलास्टिक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि रबर को टिक मार के चले आते हैं, एंड उसके लिए मार्क भी नहीं मिलता है, उसके लिए मिलता है क्या, अंडा, एंड अंडा को ऑमलेट बना के खा जाते हैं, मिलता कुछ नहीं। चलो देखो, अभी हम लोग नोट तो आप लोगों ने लिख लिए हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेस, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस, ठीक है, ये दिमाग वाला स्ट्रेस नहीं है, बहुत ही टेंशन जब होता है हमारे दिमाग में क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो स्ट्रेस इज़ द इंटरनल प्रेशर, इसको हम लोग कह सकते हैं, हमारे ह्यूमन माइंड में जब स्ट्रेस आता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना होता है,
तो इसलिए क्या होता है कि हमारे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, वो भी क्या, बाहर से कोई दिमाग को ऐसे प्रेशर नहीं देता है, अंदर अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। वो तो हो गया हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट। अभी चले आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में स्ट्रेस क्या क्या है दोस्तों, देखो जब भी हम लोग समझते हैं कंसेप्ट को पहले, ठीक है, बाद में डेफिनेशन सीखेंगे, पहले तो कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने बार बार ड्रॉ किए हैं, अभी ये तो मुझे बिल्कुल याद आ गया है। देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग जब लगाएंगे ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद क्या होगा दोस्तों, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद ये इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन बोले तो कैसा डिफॉर्मेशन आएगा, कुछ इस तरह का डिफॉर्मेशन मान लेते हैं, ये आ गया है डिफॉर्मेशन, ठीक है। इस ओरिजिनल बॉडी में फोर्स लगाने के बाद ये वाला आ गया हमारा डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, जब हम लोग इस फोर्स को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, अब फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, ये बॉडी अपने आप वापस आ जाएगा। लेकिन किस लिए आता है, ये तो हमें पता है, प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है इलास्टिसिटी। लेकिन इलास्टिसिटी क्यों आता है, इलास्टिसिटी का पीछे रीज़न क्या है, दैट इज़ द स्ट्रेस। जब भी हम लोग इसको फोर्स देंगे, जब भी हम लोग इसको डिफॉर्म करेंगे, तो इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि चाहेगा कि डिफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। हम लोग इधर फोर्स देंगे एंड रेजिस्टेंस फोर्स क्या करेगा, इधर एक ऑपोजिट फोर्स देगा, ठीक है, ऑपोजिट एक फोर्स देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिस्टोरिंग फोर्स या फिर रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। एंड पर यूनिट एरिया में जितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। चलो बात समझ में आया। एंड यही वो वजह है जिसकी वजह से जो बॉडी है, डिफॉर्म बॉडी, डिफॉर्मेशन होने के बाद एंड जब हम लोग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो यही वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को फिर से ओरिजिनल शेप में आने के लिए क्या करता है, उसको पुश करता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा, बॉडी हमारा ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, डेफिनेशन पे हम लोग लिखेंगे, कंसेप्ट तो समझ में आया क्या हुआ। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, उस बॉडी में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, अपने आप एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो कि रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स को रिमूव करने के बाद ऑब्जेक्ट को, बॉडी को अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस ले जाएगा, ठीक है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, अभी स्ट्रेस क्या है, देखो स्ट्रेस क्या है आपका, स्ट्रेस इज़ द चलो द स्ट्रेस इज़ द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स per unit area is called as stress, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट। अच्छा, यहाँ पे आप एक्टिंग लगा सकते हैं या फिर डेवलप भी लगा सकते हैं, और भी बेहतर साउंड करेगा ये। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अच्छा चलो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ना लिख के थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से लिखते हैं तो बेहतर होगा। एकदम बढ़िया तरीके से सजा विजा के लिखेंगे तो देखने में भी, सुनने में भी अच्छा लगेगा। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्म, ठीक है, ये किस में लगता है, डिफॉर्म्ड बॉडी में लगता है, क्योंकि जब तक हम लोग किसी भी बॉडी को डिफॉर्म नहीं करेंगे, शेप साइज चेंज नहीं करेंगे, तब तक उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं लाएगा, ठीक है, कोई भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा। जब हम लोग उसको डिफॉर्म करेंगे तभी एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा।
तब तक हम लोग नहीं करेंगे नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिफॉर्म्ड बॉडी लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस का फॉर्मूला है रिस्टोरिंग फोर्स अपन एरिया, ठीक है। तो ऐसा यूनिट की अगर बात करें, अच्छा चलो यहाँ पे स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। एंड रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे मान लेते हैं अगर एफ है तो ये एरिया हो गया, दैट इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला एफ क्या है? ये वाला एफ आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, नॉट द डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। याद रखिएगा ये रिस्टोरिंग फोर्स है एंड ये तो एरिया हो गया, ठीक है। चलो अब इसका यूनिट देखेंगे। ऐसा यूनिट क्या है इसका? ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस फोर्स अपन एरिया, फोर्स अपन एरिया, फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर वन लाइन पे लिखना चाहते हैं तो न्यूटन मीटर टू द पावर -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अब इसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं, डायमेंशन, क्योंकि सारे क्वांटिटी का हम लोगों ने क्या निकाले हैं? ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसका भी डायमेंशन निकालेंगे, क्यों छोड़ेंगे इसको। तो डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन mlt टू द पावर -2 एंड एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर। तो ऑल्टरनेटली हमारे पास क्या आ जाएगा? ml -t टू द पावर 2, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। चलो इतना तो समझ में आ गया है स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस का ऐसा यूनिट, डायमेंशन, बस ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलो अभी हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। आखिरी टॉपिक है टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को भी ख़त्म कर देते हैं, तो आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, चीज़ें अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड कमेंट भी करिएगा, क्योंकि कमेंट से, लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन का बहुत ही ज़्यादा नीड है मुझको, ज़रूरत है मुझको, ठीक है। चलो जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए होता है, सेम बिल्कुल। टाइप ऑफ स्ट्रेस दो टाइप होता है। एक तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका नॉर्मल स्ट्रेस तो हो गया, दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस बोले तो क्या? जब फोर्स सरफेस में, ठीक है, जब जो फोर्स है सरफेस में नॉर्मली अप्लाई होता है, एक्ट होता है, तब जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो है नॉर्मल स्ट्रेस। एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस बोले तो क्या? जब किसी भी बॉडी में टेंजेंशियली कोई फोर्स अप्लाई होता है तब उस बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है, जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। लेकिन ऐसा कहने से तो नहीं होगा, इसका डेफिनेशन भी लिखना होगा। चलो डेफिनेशन फटाफट से लिखा देता हूँ, बस हो जाएगा। When a deforming force acts normally, when a deforming force acts normally, ठीक है। When a deforming force acts normally बोले तो यहाँ पे आप मिस मत करिएगा, नॉर्मली बोले तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख दीजिए परपेंडिकुलर, नहीं तो नॉर्मल बोले तो आप एकदम नॉर्मल ही समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली, ओके, परपेंडिकुलरली। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ओवर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओवर द और ऑन द, जो भी लिखिए आप, ओवर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the body, the stress develop, then internal restoring force is called
देन इंटरनल स्टोरिंग internal restoring force per unit area is called normal stress। बात समझ में आया? नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, ठीक है ना। जब किसी भी बॉडी में किसी भी बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया पे नॉर्मली बोले तो परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई होगा, तब उस बॉडी में जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट एरिया पे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला बॉडी है, इसमें नॉर्मली ऐसे फोर्स अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके भीतर क्या होगा दोस्तों? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो भी क्या देगा? नॉर्मल देगा। ठीक है, वो भी नॉर्मल देगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस। एंड ये वाला स्ट्रेस, आप ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स नॉर्मली एक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा। नीचे जगह नहीं है दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो ठीक है, अभी लास्ट डेफिनेशन आज का हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। टाइप 2 टेंजेंशियल स्ट्रेस। टाइप 2 टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है? व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड प्रोड्यूस अ चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी, द स्ट्रेस सेट अप इन द बॉडी इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, व्हेन द force acts tangentially on the surface of the body and produce change in the shape of the body, okay, and change in the shape of the body, then the stress set up or developed, ठीक है, अच्छा डेवलप ही लिखते हैं, developed in the body is called क्या? टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, चलो, तो ये हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर किसी भी बॉडी के कोई भी सरफेस में टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी के शेप में चेंज आ रहा है, तब उस वक्त बॉडी के भीतर जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बॉडी, ठीक है, एंड ये अपर मोस्ट सरफेस में हम लोगों ने ऐसे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किए हैं एफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका जो शेप है वो बिल्कुल ऐसा चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तब इस बॉडी में, ठीक है, तब इस डिफॉर्म बॉडी में, ये जो डिफॉर्म हुआ है ना, डिफॉर्म बॉडी में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस जो डेवलप होगा, उसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आ रहा है ये वाला स्ट्रेस, इसलिए ये हो गया आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए ये सारे टॉपिक, प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा, एंड ये वाला लेक्चर तो आप लोगों ने अभी तक अगर देख रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हुक्स लॉ, एंड उसी के साथ बात करेंगे दोस्तों हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। ठीक है, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का जो है, उसमें जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी आपका एरिया होगा, ठीक है, वो हम लोग वहाँ पे बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कर्व। आगे जाके आप मटेरियल साइंस जब पढ़ेंगे, सिविल में है तो स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आरसीसी पढ़ेंगे, तब जाके ये वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, जिसके लिए हमें ये वाला
जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो बेहतर तरीके से समझना होगा ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलो तो अपना ख्याल रखना, स्टडी बराबर करते रहना एंड चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, क्लासमेट्स के बीच सारे क्लासेस को शेयर करना। ठीक है, एंड क्लासेस अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।